वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग जो है लूसेंट बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आज का टॉपिक होगा 5 नंबर पादप कारिकी। पादप कारिकी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पराशर की परिभाषा क्या है। पराशर की परिभाषा क्या है? पराशर की परिभाषा जो है वो है अर्धपारगम्य कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह, यही पराशर की परिभाषा है। नेक्स्ट है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य पराशर द्वारा बाहर निकल जाता है। क्योंकि जल जो है वो बाह्य पराशर द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो है ये हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह एक अल्प पराशरी विलयन में रखी जाती है। नेक्स्ट है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। इसके कारण अंतः शोषण के कारण ये फूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है? लकड़ी के दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना अंतः शोषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग जो है ये पौधों का मृत्यु के कारण बनता है क्योंकि बाह्य पराशर के कारण पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। जल जाइलम द्वारा और भोजन फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या होता है? उपलब्ध जल जो है ये केशिका होता है। क्या होता है? केशिका जल होता है। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग जो होता है वो ए जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल रोग जो है वो MO मोबिलिडियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? हरिमहीनता जो है वो Mg मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया होती है? तो जल हानि की प्रक्रिया होती है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो है वो डी बिंदु स्राव कहलाती है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन में होता है। वाष्पोत्सर्जन में होता है तो वाष्पोत्सर्जन में भी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से पानी जो है ये वाष्प के रूप में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 70 नंबर, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है वो है डी पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरा पौधे के भाग में होता है। नेक्स्ट है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, तो वह दशा जो है वो निम्न नमी व उच्च तापमान में वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है जल, पर्णहरित और धूप, इन तीनों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या बाहर निकालता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकालता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर की तरफ ऑक्सीजन को निकालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सत्य है। और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये भी सत्य है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन ही प्रकाश संश्लेषण की प्रथम क्रिया में होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है क्लोरोफिल। क्या है? वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन और केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटो मीन्स होता है प्रकाश और सिंथेसिस मीन्स होता है एनर्जी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स एनर्जी फूड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा पार्फिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पार्फिन होता है? तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पार्फिन होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है ये प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपादित होती है? तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूप में संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में परहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण से परहरित की भूमिका जो है वो है प्रकाश का अवशोषण। क्या है? प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? पौधे गैस का कौन सा गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा जो है वो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है 40 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जो है जल से उत्पन्न होती है, आती है, जल से आती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? ऐसी क्रिया जो है ये श्वसन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट है 45 नंबर की श्वसन मापने का यंत्र कहलाता है, श्वसन मापने का यंत्र कहलाता है। श्वसन मापने का यंत्र जो है वो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है, श्वसन के अंतर्गत क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि रात्रि में जो वृक्ष होते हैं वो CO2 को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं। 47 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ATP से क्या अभिप्राय है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 48 के बाद होगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद जो है वो अनाक्षी श्वसन में इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि अक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो CO2 और जल होता है। नेक्स्ट है भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि यह जो है अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका के भीतर होता है, श्वसन का केंद्र होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है वो पायरुविक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। 2 और 4D है। 2,4-D क्या है? तो ये जो है एक 2,4-D एक कीटनाशक है। क्या है? 2,4-D जो है ये खरपतवार नाशी है। क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी है, कीटनाशक नहीं है। 2,4-D खरपतवार नाशी है।
नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हार्मोन के संबंध में जो है ये उपयुक्त कथन सही है। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपअपचयी क्रियाओं को प्रभावित कर एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं और इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। नेक्स्ट है इडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इडोल एसिटिक अम्ल, इडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो इडोल एसिटिक अम्ल जो है एक ऑक्सीन है। क्या है? एक ऑक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑक्सीन से संबंधित उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके कारण पौधों में शेष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से? ऑक्सीन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप क्रियाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? पादप प्रकाश की ओर क्या होता है? पादप जो है ये प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो है पदार्थ होता है वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों को विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है तो एब्सिसिक अम्ल। कौन? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड या अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो पकाने वाला हार्मोन जो है वो है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। 63 का डी पकाने वाला एथिलीन होता है। नेक्स्ट है प्रकाशनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशनुवर्ती संचालन जो है वो नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? जिब्रेलिन जीभ से नहीं निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं 65 पर हो जाएगा कि कवक द्वारा निकाले जाते हैं। कौवे के द्वारा, कवक के द्वारा ये पादप हार्मोन जिब्रेलिन निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? खरपतवार मारक जो है अभी पढ़े 2,4-D। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार मारक है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है JC बोस। जगदीश चंद्र बोस का जो है नाम पादप वृद्धि अनुमापन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर की निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो किस पेड़ को वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग कब करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का उपयोग जो है वो वृद्धि मापने के लिए करते हैं। पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि होती है। जीवन पर्यंत जो है ये पौधों में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट है कि समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। क्या बोलते हैं? सिग्माइड वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आवश्यक है। पौधों में वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं, प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट
बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित जो है वो कंपानुकुचन कहलाती है, कंपानुकुचन कहलाती है। नेक्स्ट है 75 नंबर की, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो छुई मुई की पत्ती में वो कंपानुकुचन होती है। क्या होती है? कंपानुकुचन होती है। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन होगा कि स्पर्श करने पर छुई मुई का पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि इनमें जो है वो पर्णधार की स्थिति दाब बदल जाती है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए परोह का मुड़ना क्या कहलाता है? बढ़ते हुए परोह का मुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हीलियोट्रॉपिज्म। क्या कहलाता है? हीलियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है कि किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण है तो स्पर्शानुवर्तन का, किसका? स्पर्शानुवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है सनड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है। सनड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में गति क्या होती है? ये गति होती है बी स्पर्शनुकुंचनी गति। नेक्स्ट है जड़े धनात्मक भूम्यानुवर्तन। जड़े धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। ये होती है बी, अधिकांश होती है। नेक्स्ट है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत जो है वो केशिका क्रिया होती है। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। वह क्या है? नाइट्रेट है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन होगा कि पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम है? पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम जो है वो है रंध्र। क्या है? रंध्र है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को जो है साइटोकिनिन से जो है लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन से अणु होते हैं? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश जो है वो पौधों में क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हमने 85 क्वेश्चन सोल्यूशन के कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं पादप रूपरेखा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।